जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी का सोशल साइंस किताब का जो तीसरा चैप्टर है उसी चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा जो चैप्टर है वो जियोग्राफी का चैप्टर है, नाम है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। तो इसी चैप्टर को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर हम भारत के मैप को अगर देखें तो भारत के नॉर्दर्न साइड में यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर इधर अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें हम लोग अरुणाचल, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उधर से सिक्किम, ये सारे स्टेट के अंदर हमें भारत के अंदर पहाड़ यानी माउंटेन देखने को मिलता है। हिमालय देखने को मिलता है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ये सारे हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अगर हम थोड़ा सा नीचे आए यानी पंजाब, हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर बंगाल, ये सारे एरिया में अगर हमें देखें तो यहाँ पे हमें जो लैंड दिखता है वो थोड़ा सा वो बहुत ही प्लेन है, जहाँ पे एग्रीकल्चर का काम होता है, फसल उगाई जाती है। फिर अगर हम उससे थोड़ा और नीचे आए, साउदर्न पोर्शन में आए, डेक्कन के साइड में यानी साउथ इंडिया के साइड में, तो वहाँ पे हमें जो कोस्टल एरिया है ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज हमें देखने को मिलता है, वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज हमें देखने को मिलता है, और बीच में डेक्कन प्लेटू यानी लैंडफॉर्म थोड़ा सा ऊंचा तो है लेकिन माउंटेन जैसा उतना ऊंचा नहीं है, तो वहाँ पे अलग टाइप का लैंड हमें देखने को मिलता है। फिर अगर हम राजस्थान चले जाए तो वहाँ पे हमें डेजर्ट देखने को मिलता है। तो यानी एक मायने में अगर हम भारत देश एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर बैठा हुआ है, एशिया कॉन्टिनेंट पूरा एक लार्ज लैंड मास है, उसके अंदर भारत जो देश है वो भी एक लैंड एरिया के ऊपर जो भी साइज में बहुत ही बड़ा लैंड है, उस लैंड एरिया के ऊपर भारत देश बसा हुआ है। और भारत देश के पूरे लैंड के अंदर अगर हम ऊपर जाए यानी नॉर्थ में जाए हमें माउंटेन अलग देखने को मिलेगा, नीचे आए हमें डेजर्ट देखने को मिलेगा राजस्थान में, उससे बाजू में जाए यूपी और बंगाल, बिहार के हमें प्लेन एरिया देखने को मिलता है। तो ये समझ में आ रहा है कि देश एक है, उसके लैंड एरिया के अलग अलग लैंड एरिया में उस लैंड का जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसका जो फॉर्मेशन है, वो सारे अलग अलग है। तो ये जो लैंड फॉर्मेशन होता है जो अलग अलग टाइप का होता है, तो इसी को लैंड फॉर्म बोला जाता है। तो भारत देश के अंदर जो लैंड फॉर्म्स हमें देखने को मिलता है उनमें से 3 लैंड फॉर्म को, मेजर लैंड फॉर्म जो सिर्फ भारत देश के अंदर नहीं बाहर ज़्यादातर देश के अंदर वही मेजर 3 लैंड फॉर्म हमें देखने को मिलता है। तो उसी 3 मेजर लैंड फॉर्म को लेके आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वो 3 मेजर लैंड फॉर्म क्या क्या है? पहला हो गया माउंटेन, दूसरा हो गया प्लेटू, तीसरा हो गया प्लेन। ये छोड़ के भी बहुत सारे लैंड फॉर्म होता है जैसे कि हिल्स वगैरह, फिर जो रिवर उसके नीचे भी लैंडफॉर्म अलग होता है, फिर लेक्स, कैनियंस, बहुत सारे कुछ होता है। तो लैंडफॉर्म का अलग अलग टाइप होता है, लेकिन मेजर जो 3 लैंडफॉर्म है वो माउंटेन, प्लेटू और प्लेन्स। तो यही 3 को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मेजर 3 टाइप का लैंडफॉर्म। और ये जो 3 टाइप का लैंडफॉर्म हमने बोला, माउंटेन, प्लेटू और प्लेन्स, ये 3 लैंडफॉर्म का लाइफ के ऊपर यानी जो इंसान रहते हैं उनके लाइफ के ऊपर, और उस एरिया में जो जीव जंतु जो भी एनिमल्स रहते हैं उनके लाइफ के ऊपर, और इंसान का जो कल्चर है, उनके रहने का तरीका, ये सारी चीज़ों के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है? व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विथ ईच लैंडफॉर्म। तो हर एक अलग अलग लैंडफॉर्म के साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटी आता है इंसानों के पास और क्या क्या चैलेंजेस आता है, उसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम शुरू करेंगे स्लाइड से। तो अब हम सबसे पहले स्लाइड में हम क्या देखेंगे? माउंटेन की जो हम माउंटेन से शुरू करेंगे। पहला माउंटेन करेंगे, उसके बाद प्लेटू करेंगे, फिर प्लेन्स करेंगे। तो हम शुरू करेंगे माउंटेन से। हम सबसे पहले माउंटेन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यानी जो फीचर्स होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला फीचर क्या होता है माउंटेन का? माउंटेन लैंडफॉर्म जो होता है उसका पहला फीचर होता है दे हैव ए ब्रॉड बेस, स्टीप स्लोप्स एंड नैरो समिट। तो माउंटेन का जो बेस होता है यानी जहाँ से ये माउंटेन खड़ा होता है, तो ये बेस बहुत ही चौड़ा होता है, वाइड होता है, और इसका जो स्टीप स्लोप होता है यानी ये हो गया माउंटेन, ये हो गया स्लोप, ये जो स्लोप है ये बहुत ही
वर्टिकल होता है, बस ज़्यादा स्टीप और ज़्यादा वर्टिकल होता है, एकदम खड़ा ही सीधा होता है। और इसका जो समिट होता है वो एकदम पॉइंटेड होता है। यहाँ पे अगर हम फोटो में देखें तो ये सारे समिट पॉइंटेड है। तो ये हो गया प्राइमरी फीचर्स ऑफ माउंटेन। फिर कुछ माउंटेन जो बहुत ही हायर ऑल्टीट्यूड में है उसमें स्नो जमा हुआ रहता है। कुछ कुछ माउंटेन में तो पूरे सालों में से 12 महीने स्नो कैप रहता है। कुछ में विंटर के टाइम में स्नो कैप होता है, गर्मी के टाइम में स्नो हट जाता है। तो ये हो गया दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। फिर आते हैं हम एक और टॉपिक के ऊपर, माउंटेन के साथ हिल को भी हम इसमें पढ़ लेंगे। हिल्स क्या है? देखिए, हम माउंटेन भी पहाड़ है, हिल्स भी पहाड़ है, लेकिन दोनों के बीच में अंतर है। माउंटेन में हमने क्या देखा? ब्रॉड बेस, चौड़ा बेस, स्टीप स्लोप और नैरो समिट। लेकिन हिल्स में क्या होता है? हिल्स का जो साइज होता है वो माउंटेन रेंज से थोड़ा छोटा होता है, लेस स्टीप। ये जो माउंटेन में ये जो एकदम स्टीप था, तो हिल के अगर हम फोटो देखें उतना स्टीप नहीं है, स्लोप टाइप का है, लेकिन इतना स्टीप नहीं है, ऐसा है। ढलान थोड़ा सा कंफर्टेबल है। फिर मोर राउंडेड देन माउंटेन, ये इसका जो स्लोप होता है, एकदम ऊपर का जो स्लोप होता है वो माउंटेन जैसा स्टीप नहीं होता है, राउंड होता है, राउंड। तो ये हो गया हिल्स और माउंटेन की बीच में डिफरेंस। तो अगर हम माउंटेन का एग्जाम्पल दे, हिमालय हो गया, फिर ग्रेटर हिमालय के अंदर वो ग्रेटर हिमालय आता है, फिर लेसर हिमालय आता है, फिर शिवालिक आता है। अगर हिल का हम लोग एग्जाम्पल दे तो हमें राजस्थान से दिल्ली तक एक अरावली हिल दिखता है, अरावली पर्वतमाला। तो ये है हिल का एग्जाम्पल। अरावली क्या है? वो एक टाइम में बहुत ही ऊंचा था, माउंटेन जैसा ही था, लेकिन टाइम के साथ साथ उसका हाइट भी घटता गया और उसका स्लोप भी उतना स्टीप नहीं रहा, तो उसको आज के टाइम में हम लोग हिल बोलते हैं। तो अरावली हो गया हिल का एग्जाम्पल, हिमालय हो गया माउंटेन का एग्जाम्पल। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हिल और माउंटेन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अब हम पूरी धरती के जो मैप है उसमें हम देखेंगे मेजर जो माउंटेन रेंज है। मेजर, ऐसे तो माउंटेन रेंज बहुत सारे हैं, वो हम चार्ट भी बना के रखे हैं, लेकिन वो पूरा सारे माउंटेन रेंज हमें नहीं पढ़नी। जो मेजर है, जो किताब में है, वही हमें पढ़नी है। तो मेजर माउंटेन रेंजेस दुनिया के अंदर क्या क्या है? भारत, नेपाल, भूटान, चाइना को लेके ये क्या बना? चाइना यानी तिब्बत को लेके हमारे हिमालय बना। हिमालय एक माउंटेन रेंज हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। फिर अफ्रीका में एटलास है। यूरोप में अल्प्स है। नॉर्वे में स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज है। फिर रशिया के अंदर उरल माउंटेन रेंज है। फिर अल्ताई है। साउथ अमेरिका के अंदर एंडिस पर्वतमाला है और नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉकी माउंटेन है। तो ये सारे जो है मेजर माउंटेन्स रेंज है पूरी दुनिया के अंदर। अब हम किताब में चलते हैं। किताब में पहले पन्ने में हमें कौन सी टॉपिक पढ़नी है वो हम देख लिए। जो मेजर 3 लैंडफॉर्म है वो हमने शुरू कर चुके हैं। तो अब माउंटेन का जो बेसिक फीचर है वो हमने देख लिए। माउंटेन के साथ हिल का भी कंपैरिजन हमने कर लिए। अब हम एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। वो क्या है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन क्या है? वाटर फ्रॉम द एटमोस्फेयर रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म। एनी फॉर्म के अंदर क्या होता है? रेन, स्नो एंड हेल्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। यानी एटमोस्फियर यानी वायुमंडल के अंदर, यानी एटमोस्फेयर के अंदर जो वाटर है वो जब प्रेसिपिटेट होके, यानी वो किसी भी फॉर्म में ग्राउंड में चले जाए, वो आइस के फॉर्म में भी हो सकता है, हेल के फॉर्म में भी हो सकता है, रेन के फॉर्म में भी हो सकता है। वो अगर ग्राउंड में चले जाए तो उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। तो जब हम माउंटेन में देखते हैं, माउंटेन के ऊपर स्नो के फॉर्म में वो रहता है, तो वो भी एक तरीके का प्रेसिपिटेशन होता है। यानी माउंटेन के ऊपर एटमॉस्फेयर का जो पानी है वो किस फॉर्म में रहता है? स्नो के फॉर्म में। यानी प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में हुआ? स्नो के फॉर्म में हुआ। वही चीज़ जब हम नीचे आएंगे, प्लेन एरिया डेक्कन में आएंगे, वहाँ पे बारिश और हेल स्टॉर्म के माध्यम से प्रेसिपिटेशन होता है। यानी एटमॉस्फेयर का जो वाटर है वो ग्राउंड में कैसे जाता है? बारिश और हेल स्टॉर्म के थ्रू। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया?
अब आगे चलते हैं, ये सारे फोटो है, देखिए माउंट एवरेस्ट का फोटो है। माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट हिमालय माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक है। देखिए माउंटेन रेंज के अंदर बहुत सारे पीक रहता है, उनमें से हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट। सिर्फ हिमालय का ये हाईएस्ट पीक नहीं है, ये पूरे दुनिया का, पूरे पृथ्वी के अंदर यही हाईएस्ट पीक है, माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट। फिर माउंट एकोनकागुआ, माउंट किलिमंजारो, माउंट ब्लैंक, माउंट अन्नामुदी, माउंट कांचनजंगा। ये कांचनजंगा जो है ये भी हिमालय के ऊपर है, ये हमारे वेस्ट बंगाल के ऊपर दार्जिलिंग और सिक्किम से अच्छा दिखाई देता है। ये दुनिया का माउंट कांचनजंगा जो है ये दुनिया का तीसरा हाईएस्ट पीक है, माउंटेन पीक है। तो ये है सारे फेमस माउंटेन पिक्स का पिक्चर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, फिर हम कहाँ चलेंगे, स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो माउंटेन रेंज के बारे में हम लोग मैप में देखे, फिर किताब में पढ़े, तो वही सारे माउंटेन रेंज को हम एक बार फिर से कौन सी महादेश के अंदर यानी कौन सी कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सी माउंटेन रेंज है उसको एक चार्ट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला हो गया हिमालय, इसके बारे में, ये हाईएस्ट रेंज है वर्ल्ड का, दुनिया का, क्योंकि यहाँ का माउंट एवरेस्ट जो है ये हाईएस्ट है, 8848 मीटर का हाइट है इसका। इसका स्पैन कितना दूर तक है? इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना को लेके ये बना है। फिर काराकोरम रेंज का जो है K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसको हाईएस्ट बोलते हैं, वो सेकंड हाईएस्ट है दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इसका हाइट कितना है? 8611 मीटर। ये लोकेट कहाँ पे है? पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। देखिए पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एक्चुअली नहीं, मतलब अगर हम मैप में देखें ये एक्चुअली पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है। अगर लीगली देखें तो ये भारत का ही हिस्सा है, लेकिन पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो पाकिस्तान हथिया के बैठा हुआ है। एक दिन हम वो वापस लेंगे तब ये जो माउंट K2 है यानी गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भी भारत का ही हिस्सा बन जाएगा पूरा। ऐसा तो ये भारत का ही हिस्सा है, लेकिन ये पूरा अभी पेपर में है, लीगली है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। लेकिन जब हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस ले लेंगे तब ये भी हमारे कांचनजंगा जैसे कि थर्ड हाईएस्ट पीक है, भारत के अंदर ही है वो, ये भी भारत के अंदर आ जाएगा। फिर हिंदू कुश, ये कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, वेस्टर्न पार्ट पे है हिमालय का। फिर जैग्रोस, ये ईरान इराक से अंदर से रन होता है। फिर अल्ताई माउंटेन, अल्ताई कहाँ पे है? रशिया, चाइना, मंगोलिया और कजाकिस्तान के बॉर्डर से है, गुजरता है ये अल्ताई माउंटेन। तियानसियान, ये सेंट्रल एशिया में है, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, ये सारे देश के ऊपर से ये माउंटेन निकलता है। फिर उड़ाल माउंटेन, ये एक नेचुरल बाउंड्री है किसका? यूरोप और एशिया का, रशिया के अंदर है उड़ाल माउंटेन। अब आते हैं हम, ये हो गया एशिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स है। अब हम आएंगे यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर सबसे फेमस माउंटेन रेंज कौन सा है? अल्प्स। इसका जो हाईएस्ट जो पीक है वो 4808 मीटर का है, उसका नाम है माउंट ब्लैंक। ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, इन सारे देश के अंदर से निकलता है। फिर कार्पेथियन, ये सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में है, मेनली रोमानिया, यूक्रेन और स्लोवाकिया के अंदर है। फिर पायरिन्स, ये कहाँ पे है? ये स्पेन और फ्रांस के नेचुरल बॉर्डर है। ये पायरिन्स फ्रांस और स्पेन को उसका बॉर्डर को डिमार्केट करता है। फिर अल्पाइंस, इटली के अंदर ये सिचुएटेड है। और स्कैंडिनेवियन माउंटेन नॉर्वे, स्वीडन के अंदर है। और बल्कन माउंटेन बुल्गारिया और सर्बिया के अंदर है। तो ये हो गया यूरोप का। अब हम आते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? एटलस माउंटेन। ये नॉर्थ अफ्रीका में है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के देश के अंदर ये माउंटेन रेंज हमें देखने को मिलता है। फिर रैकेंसबर्ग, ये कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका और लेसोथो के अंदर है, यानी साउदर्न अफ्रीका के अंदर है। फिर इथियोपियन हाईलैंड, ये वोल्केनिक माउंटेन है इन इथियोपिया, पार्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। ईस्ट अफ्रीकन जो रिफ्ट है, रिफ्ट मतलब एक्चुअली रिफ्ट जो किसको बोलेंगे हम? रिफ्ट मतलब जहाँ से कॉन्टिनेंट जो है वो डिवाइड होना शुरू हो चुका है, मतलब कॉन्टिनेंट का एक लैंड मास के अंदर टूटना शुरू हुआ है, तो उसको हम रिफ्ट बोलते हैं। मतलब मान लीजिए ये एक लैंड था, ये टूटने के बाद दो हिस्सों में
धीरे धीरे करके दूर जाने लगा है, तो तब जाके जो ये जो गड्ढा तैयार होता है उसको हम रिफ्ट बोलते हैं। तो इथियोपिया के अंदर एक हाईलैंड है, उसके अंदर ये पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट का एक पार्ट है। फिर रुवेनजोरी रेंज, ये कहाँ पे है? रिपब्लिक और कॉन्गो के अंदर है और बॉर्डर ऑफ उगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और उगांडा का जो बॉर्डर है वहाँ पे रुवेनजोरी रेंज है। अब हम आएंगे नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका के जो फेमस माउंटेन रेंज है रॉकी माउंटेन है, ये वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम कनाडा टू न्यू मैक्सिको, यानी ये कनाडा से शुरू हुआ है और न्यू मैक्सिको तक यानी वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका तक ये फैला है। और एपालाचियन माउंटेन, एपालाचियन माउंटेन कहाँ पे है? ये ईस्टर्न यूएस एंड कनाडा, ओल्डर लोअर रेंज। तो ये थोड़ा सा पुराना माउंटेन है ओल्डर, और इसका रेंज भी, इसका हाइट भी कम है। और ये कहाँ पे है? ईस्टर्न यूरोप और कनाडा के ईस्टर्न साइड में है। सियरा नेवादा, ये वेस्टर्न यूएस मेनली इन कैलिफोर्निया के अंदर है। और कैस्केड रेंज, ये वॉल्केनिक रेंज है, यूएस पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में है। अलास्का रेंज है जो मेनली देनाली, माउंट मिकनली जो 6190 मीटर का है, हाईएस्ट इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर अलास्का रेंज जो है उसके अंदर जो माउंट मैकिनली जो है इंक्लूड देनाली, ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और साउथ अमेरिका के अंदर एंडेस एक ही है जो लॉन्गेस्ट है। वो कितना है उसका लॉन्गेस्ट? देखिए हाईएस्ट जो है वो हिमालय है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट में डिफरेंस क्या है? ये हो गया हाइट, ज़मीन से हाइट, ये हो गया हाइट, कितना हाइट है सी लेवल से, कितना हाइट ऊपर तक उसका पीक जाता है, ये हो गया हाइट। और लॉन्गेस्ट क्या है? लॉन्गेस्ट मतलब अगर हम मैप में देखें, ये हो गया लॉन्गेस्ट, मतलब ये ऊपर से शुरू हुआ नीचे तक आया, चिली को पकड़ के, अर्जेंटीना को पकड़ के नीचे तक आया। तो ये कितना किलोमीटर तक आया? यहाँ से लगभग 7000 किलोमीटर। तो यानी इसका जो लेंथ है ये 7000 किलोमीटर का है। यानी दुनिया के अंदर जो हाईएस्ट माउंटेन है वो हिमालय रेंज है, हिमालय है। और जो लॉन्गेस्ट है, जो माउंटेन है, जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो एंडीज है, वो 7000 किलोमीटर है उसका। रनिंग थ्रू 7 कंट्रीज फ्रॉम वेनेजुएला टू चिली, वो वेनेजुएला से शुरू हुआ है, चिली तक ये जाके ख़त्म हुआ है। बीच में 7 कंट्री को उसने कवर किया है। हाईएस्ट पीक, यहाँ इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? एकोनकागुआ 6961 मीटर का है, जो कि अर्जेंटीना के अंदर है। इस माउंटेन, एंडेस माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक है। तो अब ये सारे तो हमने देख लिए, लेकिन हमें परफेक्ट तरीके से याद कौन सा रखना है? ये एंडेस को याद रखनी है, रॉकी माउंटेन को हमें याद रखनी है, फिर यहाँ पे एटलास को हमें याद रखनी है अफ्रीका के अंदर, और यूरोप के अंदर आल्प्स को हमें याद रखनी है, और एशिया के अंदर हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश, ये सारे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों भारत के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए भारत और उसके जो नेबरहुड है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया मेजर माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हो गया माउंटेन रेंजेस। अब हम देखेंगे कुछ फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि माउंटेन रेंज के अंदर एनवायरनमेंट कैसा होता है, और माउंटेन जो माउंटेन रेंज के अंदर जो फॉरेस्ट होता है वो कितने टाइप का होता है, और माउंटेन के अंदर जो लोग रहते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है। तो जो जो कुछ फैक्ट के ऊपर हम जोर देंगे अभी। टॉलेस्ट माउंटेन, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया, टॉलेस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडेस 7000 किलोमीटर का है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ओवरऑल, देखिए ओवरऑल ये हो गया। देखिए माउंटेन जैसे कॉन्टिनेंट के ऊपर रहता है, ऐसे माउंटेन समुद्र के नीचे भी है, ऐसे माउंटेन समुद्र के नीचे भी है। ऐसा नहीं है कि समुद्र में बस पानी रहता है। ये मान लीजिए ये हो गया आपका कॉन्टिनेंट, लैंड, उसके नीचे ये हो गया समुद्र, लेकिन समुद्र में यहाँ पे पानी है, तो नीचे यहाँ पे तो लैंड है, यहाँ पे भी तो मिट्टी है, अर्थ है, तो ऊपर तो पानी है। तो यहाँ पे भी ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहता है जो समुद्र के अंदर रहते हैं, हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है, अंदर जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा। तो अगर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एबव सी अगर हमने
पकड़े तो वो हो गया एंडेस माउंटेन जो 7,000 किलोमीटर का है। अगर हम समुद्र के नीचे जाके समुद्र का और लैंड का दोनों का एक साथ कंपेयर करें तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा निकलेगा? ओवरऑल मिड ओशन रिज निकलेगा अंडर द सी ओवर 65 किलोमीटर लॉन्ग। ये 65,000 किलोमीटर लॉन्ग है। ये सारी चीज़ हम जब अपर क्लास में जाएंगे डिटेल में, समुद्र का ओशन का जो ओशियनोलॉजी है, ओशन के अंदर क्या क्या लैंडफॉर्म रहता है वो भी हम डीपली स्टडी करेंगे जब अपर हायर क्लास में जाएंगे। तो यहाँ पे हमें बस इतना ही याद रखनी है। और ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? अरावली रेंज, ये भारत के अंदर है, 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इसीलिए इसका हाइट थोड़ा सा घट गया है, इरोशन हुआ है, नेचुरल जो प्रोसेस है उसके दौरान इसका हाइट थोड़ा सा कम हो चुका है। ये हो गया फैक्ट्स। अब हम आएंगे माउंटेन एनवायरनमेंट। माउंटेन के अंदर उसका एनवायरनमेंट कैसे होता है। एक तो पहले देखिए, माउंटेन में आपको फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। ये फोटो के अंदर हमें डीप डेंस फॉरेस्ट दिख रहा है। तो माउंटेन के अंदर जो फॉरेस्ट रहते हैं उसको मेनली माउंटेन फॉरेस्ट बोला जाता है। माउंटेन ये जो वर्ड आया है ये माउंटेनस वर्ड से, लैटिन वर्ड से इसको डिराइव किया गया है, तो इसको माउंटेन बोला जाता है। तो अब माउंटेन फॉरेस्ट आर फॉरेस्ट फाउंड इन द माउंटेन रीजन स्पेशली ऑन द स्लोप ऑफ माउंटेन। ये जो माउंटेन का जो स्लोप है, इसी स्लोप के ऊपर ये जो हमें जो फॉरेस्ट देखने को मिलता है उसी को माउंटेन फॉरेस्ट बोला जाता है। तो इसमें हमें इसका जोन रहता है, ये हर एक जोन में डिवाइडेड रहता है। कितना जोन रहता है? टोटल 2 जोन रहते हैं, लोअर माउंटेन फॉरेस्ट और हायर माउंटेन फॉरेस्ट। मान लीजिए यहाँ से स्लोप शुरू हुआ, स्लोप धीरे धीरे नीचे आया, तो ऊपर जो है ये वाला, ये है हायर माउंटेन फॉरेस्ट, और नीचे जो है ये जो बेस की तरफ चला जाता है, मतलब माउंटेन रेंज का जो बेस है वहाँ पे जो फॉरेस्ट रहता है उसको स्लोप के एकदम बेस में उसको हम लोअर माउंटेन फॉरेस्ट बोलेंगे। तो लोअर माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो डेंस फॉरेस्ट होता है विद ब्रॉड लीफ ट्रीज, जैसे कि ओक, चेस्टनट, मैपल, ये सारे पौधे, पेड़ पौधे लोअर जो माउंटेन फॉरेस्ट होता है वहाँ पे दिखाई देता है। और हायर माउंटेन फॉरेस्ट में कौन सा दिखाई देता है, कौन सा पेड़ पौधे? वो क्या है? पाइन, सीडर, स्पर्स। फिर अगर हम सही से ड्रॉ करके दिखाई देते हैं, अगर सही से ड्रॉ करें कुछ ऐसे दिखेगा। शेप कुछ ऐसे आता है पेड़ों का। कुछ इस टाइप का शेप आता है। तो इस टाइप का जो फॉरेस्ट है, इस टाइप का जो पेड़ पौधे हैं, ये कहाँ पे रहता है? ये अपर हायर माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। पाइन फॉरेस्ट, सीडर फॉरेस्ट, स्पर्स, फिर ये सारे अपर माउंटेन फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलता है। तो अब हम आएंगे लाइफ इन द माउंटेन्स। माउंटेन के ऊपर लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, इसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा किताब को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिए, माउंटेन फॉरेस्ट जो है ए टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रोन्स इन माउंटेनस रीजन। तो यानी माउंटेनस रीजन के ऊपर जो फॉरेस्ट आता है उसको हम माउंटेनस फॉरेस्ट बोलते हैं। फिर मॉसेस, a small green plant without flower are true roots often spreading in a cushion like cover। तो पहाड़ में आपको क्या दिखेगा? कुछ जगह पे सॉफ्ट ग्रीन प्लांट आपको दिख जाएगा, उसमें कोई ना फूल होता है ना फल होता है, वो एक सॉफ्ट कवर की तरह पहाड़ के ऊपर बिछे हुए रहते हैं, तो उसको मॉस बोला जाता है। फिर लाइकेन क्या है? ए प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लिंच टू रॉक्स, वॉल और ट्री। लाइकेन मतलब ये प्लांट लाइक एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो पेड़ के साथ, रॉक्स के साथ, दीवार के साथ चिपके रहते हैं, तो इसको लाइकेन बोला जाता है। ये सारे चीज़ हमें पहाड़ के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है? हमारे देश के अंदर एक प्राचीन कवि है कालिदास, जो बहुत ही फेमस है। उनके बहुत सारे लिखे हुए पोएट, उपन्यास, महाकाव्य, ये सारे हम पढ़ते हैं। तो उनका एक पोएम है कुमार संभव करके, तो वहाँ पे उन्होंने ये हिमालय के बारे में लिखा था।
और ये 1500 साल पुराने टाइम में भी ये चीज़ लिखा गया था। अब हम धीरे धीरे चलेंगे कहाँ पे, लाइफ इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स के अंदर लाइफ क्या होता है, उसमें तो प्लांट क्या क्या होता है वो तो हम देख लिए, प्लांट भी लाइफ के अंदर आता है। अब कौन सी जीव जंतु रहता है वो भी देखेंगे, और इंसान कैसे रहते हैं ये भी पढ़ेंगे। तो लाइफ इन द माउंटेन, उनमें से पहले हम देखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, माउंटेन आर हाई लैंड फॉर्म विथ स्टीप स्लोप एंड कोल्ड क्लाइमेट। स्टीप स्लोप के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिए थे, और क्लाइमेट यहाँ पे बहुत ही कोल्ड होता है। जो हायर माउंटेन्स है, यानी जो हिमालय, जो नॉर्दर्न माउंटेन है भारत का, वो बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट में बसा हुआ है। लिविंग इन द माउंटेन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लिव इन द प्लेन एंड प्लेटू। प्लेटू और प्लेन में रहना बहुत ही आसान है, उससे माउंटेन में रहना प्लेन और प्लेटू से 10 गुना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव एडॉप्टेड टू सर्वाइव इन द हार्श माउंटेन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो प्लांट्स है, जो लोग रहते हैं और जो एनिमल्स रहते हैं, ये सारे लोग इस ये जो हार्श वेदर है माउंटेन का, उसके साथ खुद को एडप्ट करने के बाद ही रह पाता है। उसको एडप्ट करने में धीरे धीरे करके एडप्ट किया है, फिर माउंटेन में वो रहने काबिल हुआ है। तो ये हो गया बेसिक्स। अब हम देखेंगे ह्यूमन लाइफ कैसे है, वो पहले देखेंगे। और उससे पहले जो प्राणी, जो जीव जंतु हमें माउंटेन में लगभग हर माउंटेन में देखने को मिल जाता है, कॉमन है, वो उसका एक बार हम लोग फोटो देख लेते हैं। जो किताब एनसीईआरटी किताब के अंदर ही ये सारी चीज़ दिया हुआ है। जैसे कि पेरिग्रीन फैल्कन, ईगल, बाज, ये एक ही टाइप के बर्ड्स होते हैं, मतलब एक ही प्रजाति का बर्ड्स होते हैं, लेकिन इनका अलग अलग फीचर्स है, थोड़े थोड़े अलग है। तो पेरिग्रीन जो फैल्कन है, ये माउंटेन में देखने को आपको मिल जाएगा। फिर हिमालय में हिमालय टार जो है, जो ऐसे जो जंतु दिखता है जिसके यहाँ पे बाल रहते हैं लंबे लंबे, क्योंकि ऐसे लंबे लंबे इनका जो हेयर है इतना बड़ा इसलिए होता है कि ये ठंड, उस हार्श वेदर को, उस ठंड को झेल पाए। फिर माउंटेन रैबिट, माउंटेन हेयर देखने को मिलता है। फिर गोल्डन ईगल्स, कैनाडियन लिंक्स, फिर याक आप लद्दाख जाओ, सिक्किम जाओ, आपको याक देखने को मिल जाएगा रोड के ऊपर ही। जब आप माउंटेन के बीच से रास्ते से क्रॉस करोगे तो उसी में आपको याक देखने को मिल जाएगा। फिर ये आइबेक्स, ग्रे फॉक्स, ब्लैक बियर, लेपर्ड, ये सारे माउंटेन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारे एनिमल्स माउंटेन में रहते हैं। तो ये हो गया एनिमल्स का लाइफ। अब हम देखेंगे ह्यूमन लाइफ माउंटेन के ऊपर कैसे रहते हैं। देखिए, माउंटेन के ऊपर शहर बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में बहुत जगह पे शहर बन चुका है। उतना एडवांस शहर नहीं बना तो लगभग शहर बन चुका है। तो और ज़्यादातर एरिया में विलेज है। तो एक तरीके का मान लीजिए सेटलमेंट करके इंसान माउंटेन के ऊपर छोटे छोटे सेटलमेंट में रहते हैं। विलेजेस आर स्मॉल एंड स्कैटर्ड बिकॉज ऑफ अनइवन लैंड, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन में घर बनाना एक अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ पे स्लैंटिंग होता है, स्लोप होता है। तो उसके ऊपर बेस बना के फिर वहाँ पे उसके ऊपर घर बनाना, ये बहुत ही चैलेंजिंग और मेहनत का काम होता है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग वहाँ पे छोटे छोटे ये जो लकड़ी का जो घर है वही बना के उसके अंदर रहते हैं। ऐसे प्लेन एरिया माफिक जो ऊंचे जो बिल्डिंग है वो आपको माउंटेन एरिया में उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हाउसेज मेड ऑफ वुड एंड स्टोन। तो इसका जो माउंटेन के ऊपर जो घर बनता है ना, उसका जो आप रूफ देखेंगे तो हर एक रूफ के ऊपर ऐसे टीन लगा के स्लोप बना के रखा जाता है। तो क्योंकि जब ठंडी के टाइम में स्नो गिरे, स्नो रूफ के ऊपर सेटल ना हो जाए, वो ऐसे स्लैंट की वजह से ऐसे गिर जाए, मतलब छत से नीचे गिर जाए। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका ज़्यादातर ऑक्यूपेशन क्या रहता है, ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, और एनिमल रियरिंग यानी पशुपालन करते हैं, और फॉरेस्ट्री और टूरिज्म के ऊपर जो पहाड़ का जो इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट रहते हैं। और ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन भी एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग, फॉरेस्ट्री और टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। कौन सी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यहाँ पे, मतलब कौन सी फसल फलाई जाती है यहाँ पे, बार्ली, मेज, पोटैटोज, एप्पल्स। कश्मीर और हिमाचल का एप्पल्स जो सेब होता है, सेब, वो बहुत ही फेमस है देश के अंदर और दुनिया के अंदर। एनिमल्स सच एज शीप, गोट या आर रियर्ड फॉर वूल, मिल्क और ट्रांसपोर्ट। तो ये शीप, गोट या इनको पाला जाता है क्योंकि इनसे
इनका जो लंबे लंबे जो हेयर होता है वो स्वेटर और जैकेट बनाने के काम में आ जाता है। और इनसे दूध भी मिल जाता है, मिल्क। और ट्रांसपोर्टेशन की, अगर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जानी है तो ट्रांसपोर्टेशन के काम में भी ये सारे शीप को, गोट और यक को पहाड़ी लोग यूज़ करते हैं। तो ये हो गया पहाड़ी लोगों का ऑक्यूपेशन। फिर ट्रांसपोर्ट। पहाड़ के अंदर रोड बनाना अपने आप में बहुत ही मेहनत की काम है और चैलेंजिंग काम है। तो आज के टाइम में भारत के अंदर बहुत सारे रोड बन चुका है, पहाड़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। तो रोड्स आर फ्यू, लेकिन फिर भी प्लेन एरिया में जितना रोड होता है उससे कम ही है। तो कुछ कुछ एरिया में जो गांव का एरिया है, मतलब पहाड़ के अंदर भी जो भी एकदम अंदर का गांव है, वहाँ पे लोग म्यूल्स, पोइंस या को ट्रैवल करने के टाइम यूज़ करते हैं। मतलब ये म्यूल, पोनीस या के ऊपर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। और पहाड़ के अंदर जो रोड्स है वो नंबर में थोड़ा कम है, लेकिन ऊपर से पहाड़ का जो वेदर है, विंडिंग जो वेदर है, वो भी उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। तो ये हो गया सेटलमेंट, ऑक्यूपेशन, ट्रांसपोर्टेशन। अब हम आएंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर। नेचुरल वेजिटेशन क्या है? लोअर स्लोप, यानी नीचे पहाड़ के, ये पहाड़ का चोटी हो गया, ये स्लोप धीरे धीरे करके नीचे हो गया। तो नीचे क्या है? फॉरेस्ट लाइक पाइन, ओक, देवदार ट्रीज, ये सारे नीचे मिल जाएगा आपको। फिर हायर स्लोप में ग्रास, सर्ब, एल्पाइन प्लांट मिल जाएंगे आप। फिर अपर मोस्ट रीजन में जहाँ पे ज़्यादातर टाइम आपको स्नो दिखेगा या तो ग्लेशियर दिखेंगे। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ। लियोपर्ड, माउंटेन ओक, यक्स, ईगल आर फाउंड। ये सब हम फोटो में देख चुके हैं। दीज आर एनिमल्स हैव थिक फर टू सर्वाइव द कोल्ड। इन सारे एनिमल्स की, जिनके पास, जैसे कि ईगल, उसके पास जो पंख रहता है वो बहुत ही मोटा रहता है, उसका स्किन भी मोटा होता है। और जो लेपर्ड, बेयर जो भी रहते हैं, उनका शरीर के ऊपर लंबे लंबे बाल रहते हैं, फिर उनका स्किन मोटे होते हैं। तो जैसे कि वो ये जो कोल्ड हार्श वेदर है इसको सर्वाइव कर पाए। अब हम आएंगे क्लाइमेट और एडेप्टेशन ऑफ पीपल के ऊपर। माउंटेन के ऊपर लोग कैसे अडेप्ट करते हैं उसकी वेदर को, और उसकी माउंटेन का क्लाइमेट क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है, माउंटेन के ऊपर जो एग्रीकल्चर का काम होता है उसको टेरिन एग्रीकल्चर बोला जाता है। टेरिन मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप, देखिए ऐसे आया, फिर एक स्टेप नीचे गया, फिर यहाँ गया, एक स्टेप नीचे गया। तो ये जो यहाँ पे ये सारे जगह पे खेतीबाड़ी होता है। तो ये स्टेप फॉर्म में रहता है। अगर हम फोटो में देखें तो ऐसे, क्योंकि पहाड़ के ज़मीन ऐसे स्लैंट होता है, ऐसे स्टीप स्लैंट में रहता है। तो उसी स्लोप के ऊपर ऐसे स्टेप, सीढ़ी जैसे स्टेप बनाया जाता है, उसी स्टेप के ऊपर एग्रीकल्चर का काम किया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? टेरेन फार्मिंग। इसको बोला जाता है क्या? टेरेन फार्मिंग। ये माउंटेन में होता है। ए पीस ऑफ स्ट्रेच ऑफ लैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फिजिकल फीचर। तो इसका फीचर क्या है? ऐसे बनाया गया, दूर से देख के लगता है कि ये स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी जैसे स्टेप रहता है, जैसे कि टेरेन में। तो इसीलिए इसको टेरेन फार्मिंग बोला जाता है। ये हो गया टेरेन फार्मिंग। अब यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन और भी है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले क्लाइमेट और एडेप्टेशन ऑफ पीपल को समझ लेते हैं। क्लाइमेट कोल्ड एंड विंडी रहेगा, पूरे साल ठंडा हवा चलेगा। फिर हायर ऑल्टीट्यूड में तो और भी दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसे न्यूज़ आते हैं कि दो लोग एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करने गए थे, तो सीवियर फ्रॉस्ट में, कोल्ड फ्रॉस्ट में अटक गए थे। उसके बाद उनको सांसें रुक गया, लोग मर गए, किसी का हाथ फ्रॉस्ट की वजह से बेकार हो गया, ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट हो गया। तो ये सारे न्यूज़ हमें कभी कभार सुनने को मिल जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि जो हायर ऑल्टीट्यूड जो है वहाँ पे ठंड इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। फ्रॉस्ट बाइट मतलब, देखिए हमारा क्या होता है, देखिए बॉडी के अंदर जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचेगा वहाँ पे वो जगह ख़त्म हो जाएगा। उस जगह धीरे धीरे करके ब्लैकिश हो जाएगा और धीरे धीरे करके वो जगह दर्द देना चालू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा है। अब ऊपर जाके कुछ हायर ऑल्टीट्यूड में ऐसे हालत हो जाता है कि इतना ठंड हो जाता है कि जो हम लोगों का जो एकदम एक्सट्रीम पार्ट्स होता है, मतलब एकदम बाहर का पार्ट, जैसे कि उंगली, हाथ का उंगली, पैर का उंगली, यहाँ पे क्या होता है,
ब्लड जाने से पहले ही वहाँ का जो कैपिलरीज जो आर्टरीज है वो धीरे धीरे करके उसमें उसके अंदर ठंड की वजह से ब्लड जम जाता है, तो ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। तो उस जगह में उसको हम तब वो जगह धीरे धीरे करके पेन करने लगता है और बॉडी से मतलब एक तरीके का नेक्रोस हो जाता है, मतलब सड़ जाता है। तो इसी को डीप फ्रॉस्ट बाइट हम बोलते हैं। तो ये हायर ऑल्टीट्यूड में होता है। स्नोफॉल इज़ कॉमन इन विंटर, शॉर्ट समर। यहाँ पे माउंटेन में जो गर्मी होता है, समर का जो सीजन होता है बहुत ही शॉर्ट होता है और ज़्यादातर साल में ज़्यादातर टाइम कूल और प्लीजेंट वेदर रहता है, और ठंड में तो बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। अब एडेप्टेशन ऑफ पीपल वेयर वार्म वुलन क्लॉथ्स। यहाँ का जो लोग हैं वो वुलन मतलब गर्म वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। बिल्ड टेरेस ऑन स्लोप फॉर फार्मिंग, ऐसे स्लोप बना के फार्मिंग करते हैं। यूज़ वुड फॉर हीटिंग एंड बिल्डिंग हाउसेज, हाउस के अंदर वुड जमा मतलब लकड़ी जमा करके उसको जला के घर को गर्म रखते हैं। और प्रैक्टिस माइग्रेशन मूविंग टू लोअर एरियाज ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड। जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है तो ऊपर के जो माउंटेन के ऊपर लोग गांव में जो लोग रहते हैं वो धीरे धीरे करके नीचे वाले गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब साल में 3-4 महीना जब हेवी कोल्ड होता है तब ये नीचे चले जाते हैं। अब पहाड़ के ऊपर टूरिज्म भी बहुत फेमस होता है, क्योंकि पहाड़ बहुत ही खूबसूरत होता है। जो भी मान लीजिए जितना भी हार्श क्लाइमेट हो, जो भी हार्श नेचर हो, लेकिन ये खूबसूरत बहुत होता है। तो मेनली यहाँ पे माउंटेन रीजन में क्या है, फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। भारत के अंदर शिमला, मनाली, दार्जिलिंग, गुलमार्ग, अरुणाचल प्रदेश के अंदर तवांग, मेचुका, ये सारे फेमस, मणिपुर के अंदर इम्फल, मिजोरम के अंदर ये आपका आइजल, ये सारे सिटीज़ बहुत ही खूबसूरत है पहाड़ के ऊपर। गैंगटॉक, सिक्किम, ये सारे सब फेमस टूरिस्ट स्पॉट है भारत के अंदर। और दुनिया के अंदर जो भी माउंटेन्स है वहाँ पे भी बहुत सारे आपको टूरिस्ट स्पॉट मिल जाएंगे। टूरिस्ट यहाँ पे क्या करने आते हैं, एक तो घूमने तो आते ही है क्योंकि पहाड़ बहुत खूबसूरत होता है, ऊपर से कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी होता है यहाँ पे। स्नोफॉल के टाइम ट्रेकिंग होता है, स्कीइंग होता है, और सीनिक ब्यूटी तो रहता ही है। तो ये सारे चीज़ पहाड़ के अंदर जो टूरिज़्म है उसको और ज़्यादा प्रमोट कर देता है। फिर चैलेंजेस ऑफ माउंटेन लाइफ। माउंटेन लाइफ का चैलेंजेस क्या है, देखिए यहाँ पे मेन जो चैलेंजेस है वो डिफ़िकल्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। देखिए माउंटेन में पहाड़ के ऊपर रास्ता बनाना एक डिफ़िकल्ट काम है, और माउंटेन स्लोप के ऊपर आज के टाइम में भारत का जो BRO है, बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भारत के अंदर बहुत माउंटेन रोड बहुत ज़्यादा बन चुका है, और ये आज के टाइम में दूसरे या तीसरे नंबर पे आते हैं भारत के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो भारत के अंदर अभी रोड का उतना दिक्कत तो है नहीं, लेकिन एक टाइम में ये ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही दिक्कत था पहाड़ के ऊपर, क्योंकि हर जगह से आप रोड निकाल नहीं पाओगे। उसके लिए अलग से इंजीनियरिंग चाहिए, अलग टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि प्लेन और प्लेट्यू में रोड बनाना और पहाड़ माउंटेन रेंज के अंदर रोड बनाना दोनों अलग होता है। ऊपर से लिमिटेड फार्म लैंड, एग्रीकल्चर का जो लैंड है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि प्लेन एरिया तो है नहीं कि जहाँ पे खेती बाड़ी करना चाहे तो हम करें। ऐसा ऊपर से वहाँ पे स्लोप बनाना पड़ता है, टेरेन बनाना पड़ता है, स्टेप बनाना पड़ता है सीढ़ी जैसा, फिर वहाँ जाके एग्रीकल्चर आप कर सकते हो। अगर सब कुछ सही चला, उसके ऊपर से कभी भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है पहाड़ के ऊपर, जो हम तो एक 3-4 महीने पहले से हम लोग सुन रहे हैं। पहले उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ, फ्लड आया, फिर उसके पहले सिक्किम में आया था, फिर आज के टाइम में दार्जिलिंग में थोड़ी दिन 1-2 हफ्ता पहले आया। तो ये सारे जो दिक्कतें हैं ये पहाड़ के साथ लगा हुआ रहता है। लैंडस्लाइड, एवालैंच, आपका जो ग्लेशियर होता है वो अचानक से नीचे गिरने लगता है, तो इसको एवालैंच बोलते हैं। तो ये सारे दिक्कतें पहाड़ के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो पहाड़ में अगर आप कुछ बनाओ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर करने जाओ, उसके पीछे सारी चीज़ दिमाग में रखना होता है कि लैंडस्लाइड अगर आए तो उसको कैसे, उससे कैसे बचना है, एवालैंच अगर आए उससे कैसे बचना है, बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाए यानी बहुत बारिश की वजह से, क्लाउड ब्लास्ट होने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा आ जाए तो उसके हाथ से कैसे बचनी है, हार्श वेदर को कैसे बिल्डिंग मटेरियल्स हार्श वेदर को सर्वाइव करे, ये सारी चीज़ दिमाग में रख के फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। तो ये सारे चैलेंजेस माउंटेन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हो गया सारे चैलेंजेस, तो ये हो गया माउंटेन। अब हम लास्ट में माउंटेन के कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बाचेंद्री पाल 2 इन्फॉर्मेशन किताब के अंदर दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वैली। वैली किसको बोलेंगे, देखिए वैली अगर हम माउंटेन को ड्रॉ करें, यानी ऐसे हो गया माउंटेन रेंज, तो ऐसे जब माउंटेन रेंज होता है बीच में, ऐसे दोनों माउंटेन पीक के बीच में जो ये जो एरिया है
जो थोड़ा सा नीचे वाला जो एकदम बेस का जो एरिया है इसी को वैली बोला जाता है। तो यहाँ से नदियाँ गुजरती है, क्योंकि ये वैली बनाई है नदी जब सालों दर साल पहाड़ को, यहाँ पे शायद नदी ऊपर था, ऊपर से जा रहा था, घिस 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 के इसको नीचे लेके आया। तो इरोशन के वजह से और नेचुरल जो प्रोसेस है उसकी वजह से जब दोनों पीक के बीच में ऐसे गड्ढा, मतलब ऐसे बेस पे जो गड्ढा बन जाता है, इसी को वैली बोलते हैं। तो इसी वैली के अंदर से नदियाँ गुजरती है और यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट जन्म लेता है, खूबसूरत प्लांट दिखाई देता है। ये सारी चीज़ यहाँ पे वैली में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है इन्फॉर्मेशन, ए लोअर एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स ऑफन विथ ए रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट। जो दोनों पहाड़ के बीच में एक निचला हिस्सा जहाँ पे नदियाँ बहती है और नदी के दो साइड में बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर्स का प्लांट जन्म लेता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये हो गया आपका वैली का डेफिनेशन। अब हम दो इन्फॉर्मेशन हमें दिमाग में रखनी है, बाचेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा। इन दोनों के बारे में हमें जाननी है कि बाचेंद्री पाल कौन थे। ये एक माउंटेन क्लाइंबर थे, यानी पहाड़ चढ़ते थे। इनका काम था पहाड़ चढ़ना। बहुत ही यंग एज में इन्होंने क्या किया, पहाड़ चढ़ने का एक्सपीडिशन शुरू किया। तो इनको माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए इनको 1984 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला सेम ईयर, और पद्म विभूषण मिला 2019 को। ये बाचेंद्री पाल बहुत ही एक फेमस कैरेक्टर है जो एक माउंटेन क्लाइंबर थे। एक और कैरेक्टर है अरुणिमा सिन्हा। इन्होंने ये कौन है, ये भी एक माउंटेन क्लाइंबर है। इनका क्या हुआ, इन्होंने एक लॉस्ट लेग इन एक्सीडेंट व्हेन ही वाज 22। ये जब 22 साल की थी तब इनकी एक एक्सीडेंट की वजह से इनका एक पैर लॉस्ट करना पड़ा। फिर क्या हुआ, उन्होंने ट्रेनिंग किया। फिर क्या, शी मैनेज टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 2013 को उन्होंने, एक पैर नहीं है फिर भी उन्होंने अपना ट्रेनिंग करके कोशिश करके माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया 2013 में। हाईएस्ट पीक उन्होंने क्लाइम, इसकी वजह से उनको शी वॉज अवार्डेड पद्मश्री इन 2015 को इनको पद्मश्री दिया गया। और हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग माउंट विजन। उन्होंने सिर्फ माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया ऐसा नहीं है, हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर जो हाईएस्ट पीक है उसको क्लाइम किया। जैसे कि जो कॉन्टिनेंट के, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सारे ऐसे कि जो माउंट विंसन है जो अंटार्कटिका के ऊपर हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है, तो वो अरुणिमा सिन्हा ने वो भी माउंटेन पीक जो है वो भी क्लाइम किया। तो एक तरीके से मान लीजिए बिना एक पैर एक इंसान ये सारे माउंटेन पीक को क्लाइम करना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो ये दो इंसान के नाम हमें जाननी है, बाचेंद्री पाल जो और अरुणिमा सिन्हा। तो ये सारे आपका माउंटेन के ऊपर जो दिक्कतें आती है, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जो चैलेंजेस आता है एक्चुअली, जो नेचुरल डिजास्टर आता है, ये सारे चीज़ यहाँ पे इस फोटो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, एक तो फ्लैश फ्लड आता है। फ्लैश फ्लड मतलब देखिए, क्लाउड के अंदर पानी रहता है, मेघ के अंदर, तो पानी धीरे धीरे करके नीचे रेन के फॉर्म में नीचे आता है, तो उसको रेन फॉल बोला जाता है। एक साथ बहुत ज़्यादा रेन हो गया तब भी फ्लैश फ्लड आ सकता है। और क्लाउड ब्लास्ट मतलब क्लाउड है ऊपर, क्लाउड से धीरे धीरे करके पानी नीचे रेन के आकार में नीचे आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो क्लाउड धड़ाम से ब्लास्ट हो जाए और सारा पानी एक ही टाइम में, एट ए टाइम, 2-3 मिनट 5 मिनट के अंदर पूरा एकदम नीचे आ जाए, तब भी फ्लैश फ्लड आ सकता है। लगातार बारिश होने के बाद भी फ्लैश फ्लड आ सकता है, और धड़ाम से पानी क्लाउड ब्लास्ट होकर नीचे आ जाए तो भी फ्लैश फ्लड आ सकता है। तो ये फ्लैश फ्लड का तो दिक्कत तो पहाड़ में होता ही है। फिर क्या है, लैंडस्लाइड। सडनली जो स्लोप के ऊपर जो लैंड है वो नीचे आ गया, मिट्टी धंस गया, लैंडस्लाइड। फिर एवालांच, जो हम आपको बोला कि जो ग्लेशियर है, जो बर्फ़ जमा हुआ था, वो अचानक से नीचे धड़ाम से आ गया एवालांच के आकार में। फिर क्लाउड ब्लास्ट, वायलेंट रेनस्टॉर्म, कोल्ड वेदर, ये सारी चीज़। और हाँ, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, ये आज के दिन में मॉडर्न टाइम में बहुत फैक्टर है। लोग पहाड़ को पसंद करते हैं, ठीक है, वहाँ पे घूमने भी जाते हैं, लेकिन आज के टाइम में क्या है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा माउंटेन घूमने जाने लगे हैं। देखिए, माउंटेन का भी एक कैपेसिटी होता है कि वो जगह
एक एट ए टाइम इतने ही 1000, 1500, 2000, 10,000 लोगों को वो बैलेंस कर सकता है। उससे ऊपर अगर लोग वहाँ पे पहुँच जाए माउंटेन के ऊपर, माउंटेन घूमने एज ए टूरिस्ट, तो क्या होगा, वो जगह बहुत ज़्यादा कॉन्जेस्टेड हो जाएगा और पोल्यूशन भी ज़्यादा होने लगेंगे। और ऊपर से जितना लोग जाएंगे, जितना पोल्यूशन ज़्यादा होगा, उतना ही ये सारे नेचुरल डिजास्टर आने लगेंगे माउंटेन के ऊपर। तो एक तरीके का मान लीजिए माउंटेन का, हर एक माउंटेन का एक कैपेसिटी होता है। माउंटेन सिटी का भी जितना भी शहर है पहाड़ के ऊपर, शहर मान लीजिए, गांव मान लीजिए, उन सारे का कैपेसिटी होता है कि ज़्यादा लोग वहाँ पे जाकर बैठ जाएंगे एट ए टाइम, तो माउंटेन के ऊपर दिक्कत आता है और नेचुरल डिजास्टर का होने का जो चांस है वो भी ज़्यादा होने लगता है। और ऊपर से पहाड़ में जाके अगर टूरिस्ट आएंगे तो वो अपना जो रेसिड्यू है वो भी छोड़ के जाएंगे, यानी पोल्यूशन भी होगा। तो ये सारे दिक्कत माउंटेन के साथ होता है और ये सारे प्रॉब्लम्स है, ये सारे चैलेंजेस माउंटेन के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं प्लेटूज। माउंटेन कंप्लीट हो गया, अब हम प्लेटूज शुरू करेंगे। प्लेटूज का दूसरा नाम क्या है? द टेबल लैंड। ऐसा नाम क्यों है, उसका डेफिनेशन जब हम देखेंगे तभी हमें समझ में आ जाएगा प्लेटू को हम द टेबल लैंड क्यों बोलते हैं। तो प्लेटू का डेफिनेशन क्या है? ए प्लेटू इज ए फ्लैट एंड एलिवेटेड एरिया ऑफ लैंड दैट राइजेस शार्पली अबव द सराउंडिंग एरिया। तो प्लेटू क्या है, अगर हम फोटो में देखें तो देखिए सराउंडिंग जो एरिया है ये सब नीचे है, अचानक से ये ऊपर चला गया, ऐसे टेबल लाइक फॉर्मेशन इन्होंने ले लिया। तो ये वाला जो हिस्सा है ये है प्लेटू। तो प्लेटू क्या है? ए फ्लैट, देखिए माउंटेन का जो स्लोप है ऊपर जाके पॉइंटेड हो जाता था ऐसे स्लोप, लेकिन प्लेटू का ऐसा नहीं। प्लेटू सराउंडिंग एरिया से ऊंचा तो है लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वो फ्लैट है। तो प्लेटू इज ए फ्लैट एंड एलिवेटेड एरिया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा फ्लैट एलिवेटेड एरिया ऑफ द लैंड दैट राइजेस शार्पली, अचानक से सीधा आया, सीधा ऊपर गया, above the surrounding area, it look like a table on top, so it also called a table land। इसीलिए ये देखने को क्या लगता है कि ऊपर एक टेबल है, नीचे है, ये है ज़मीन, ये है टेबल, तो देखने में कुछ ऐसा लगता है, इसीलिए इसको टेबल जैसा लगता है, इसीलिए इसको टेबल लैंड बोला जाता है। तो ये हो गया प्लेटू। तो प्लेटू देखने में कैसा होता है ये फोटो से हमें समझ में आ गया। अब हम प्लेटू का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए प्लेटू मेनली इंटरनल फोर्स ऑफ अर्थ से इसका जन्म होता है। कैसे? वोल्केनिक एक्टिविटी और मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये वोल्केनिक एक्टिविटी कैसे होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स, इतना समझ लीजिए। धरती है, धरती का जो ऊपरी हिस्सा है जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसके ऊपर समुंदर है, लैंड के ऊपर हम है, तो ये सारे हिस्से के नीचे ऐसे प्लेट जुड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारे प्लेट ऐसे जोड़ के पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है उसको बना के रखा है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेट जोड़ के रखा है। तो जब इन प्लेटों के अंदर मूवमेंट होता है, दो प्लेट हिलता है कि दूर चला जाता है, तब जाके ये प्लेटू फॉर्म होता है। तो ये इसको इन सारे प्लेट को टेक्टोनिक प्लेट बोला जाता है। तो इसको लेके हम डिटेल में जब हायर क्लास में जाएंगे, ये क्लास 6 का लेक्चर है, जब हम हायर लेक्चर में जाएंगे क्लास 11, 12, 10, 9, इन सारे लेक्चर में हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो अब बस हमें ये याद रखनी है, इंटरनल फोर्स क्या क्या है। वॉल्केनिक एक्टिविटी, नीचे से जो आग्नेयगिरी है वहाँ से जब मैग्मा निकलता है, और नहीं तो जब टेक्टोनिक प्लेट के अंदर मूवमेंट होता है तब जाके ये प्लेटू का फॉर्मेशन होता है। समटाइम्स ड्यू टू लावा फ्लोज, कभी कभार लावा फ्लो होके ऐसे ऊंचा होके प्लेटू बना देता है। जैसे कि डेक्कन प्लेटू जो है, वो भारत के अंदर जो डेक्कन प्लेटू है वो ऐसे लावा से ही बना हुआ है, लावा फ्लो करके उसको बनाया है। तो अब हम दुनिया के अंदर धरती के मैप के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो प्लेटू है कहाँ पे है वो हम देखेंगे एक बार। सबसे पहले हम भारत के अंदर जो ये डेक्कन प्लेटू है इसके बारे में जानेंगे। फिर यहाँ पे तिब्बत के अंदर जो तिब्बत प्लेटू है, देखिए तिब्बत प्लेटू, तो हर एक प्लेटू, जो भी प्लेटू होता है वो चारों ओर से पहाड़ से, माउंटेन से घिरा हुआ रहता है। देखिए ये डेक्कन प्लेटू जो है, इसका कोस्टल लाइन में वेस्टर्न घाट माउंटेन है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट माउंटेन है। तिब्बत के चारों ओर पहाड़ है, तिब्बत प्लेटू के चारों ओर पहाड़। ऑस्ट्रेलियन, ये हो गया ऑस्ट्रेलियन प्लेटू, साइबेरियन प्लेटू, सेंट्रल रशियन अपलैंड, ये सारे दुनिया के अंदर, ये सारे ब्राज़ीलियन प्लेटू, ये सारे प्लेटू है आपको धरती के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लेटूज।
प्लेटूज कितने टाइप का होता है? पहला हो गया इंटर माउंटेन प्लेटू सराउंडेड बाय माउंटेन। जो प्लेटू चारों ओर से सराउंडेड बाय माउंटेन होता है तो उसको इंटर माउंटेन प्लेटू बोला जाता है। जैसे कि तिब्बतियन प्लेटू, इसके चारों ओर पहाड़ है, तो ये हो गया तिब्बतियन प्लेटू, हो गया इंटर माउंटेन प्लेटू। फिर हो गया वॉल्केनिक प्लेटू। वॉल्केनिक प्लेटू क्या है? फॉर्म्ड बाय लावा स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। एक लार्ज एरिया के ऊपर जब लावा स्प्रेड कर जाता है तो उसको वॉल्केनिक प्लेटू बोला जाता है। तो भारत के अंदर जो डेक्कन प्लेटू है, यानी ये जो प्लेटू है, ये डेक्कन प्लेटू, ये वॉल्केनिक प्लेटू है। फिर कॉन्टिनेंटल प्लेटू, फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। कैसे? अफ्रीकन प्लेटू जो कॉन्टिनेंट है उसके इंटीरियर पार्ट में ये बनता है, जैसे कि ये तो ये हो गया अफ्रीकन प्लेटू। अब थोड़ा सा किताब में हम लोग देखेंगे, किताब में क्या लिखा गया है। जो तिब्बतियन जो प्लेटू है हैज़ एन एवरेज ऑल्टीट्यूड 4500 मीटर। 4500 मीटर का इसका एवरेज ऑल्टीट्यूड है। और क्या है? इट इज़ नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग द डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी। चंडीगढ़ से, भारत के अंदर चंडीगढ़ से कन्याकुमारी का डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस है, उतना ही लंबा है ये तिब्बतियन प्लेटू। फिर ये डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू क्या है? डेक्कन प्लेटू ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटूज इन द वर्ल्ड फॉर्म थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो बहुत मिलियन साल पहले क्या हुआ था? वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ था। उसी वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ये भारत के अंदर जो डेक्कन प्लेटू है सेंट्रल और साउथ इंडिया के अंदर, यानी ये जो सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया को लेके जो प्लेटू बना है, तो ये बहुत साल पहले एक वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ था, वहाँ से ये बना। ये सब हमने देख लिए, पढ़ लिए। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे प्लेटू इतना इम्पोर्टेंट क्या है? प्लेटू का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि प्लेटू जहाँ प्लेटू रहता है तो प्लेटू उस लैंड एरिया के नीचे, उस लैंडफॉर्म के नीचे आपको बहुत सारा मिनरल मिलता है, रिच इन मिनरल्स, फॉसिल्स, फ्यूल्स, जैसे कि कोल, आयरन, कॉपर, ये सारे प्लेटू एरिया में आपको ये सारे मिनरल्स आपको मिल जाता है। सम हैव फर्टाइल सॉइल फॉर फार्मिंग स्पेशली दोज फॉर्म बाय लावा। जो लावा से बना हुआ जो प्लेटू है वहाँ पे फार्मिंग के लिए वो अच्छा होता है, फर्टाइल लैंड होता है। रिवर्स दैट फ्लोज ओवर प्लेटूज फॉर्म ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, जोग फॉल्स ऑन द सारावती रिवर के ऊपर ये जोग फॉल्स है। तो प्लेटू जहाँ से गुजरता है वहाँ पे जब नदी गुजरता है प्लेटू के ऊपर से तो वो झरने का वाटरफॉल्स बनाता है। आइडियल फॉर गेजिंग एंड ह्यूमन सेटलमेंट इन फ्लैट रीजन। तो प्लेटू एक तरीके का रहने के लिए और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी अच्छा होता है, वो गेजिंग का काम भी हो जाता है वहाँ पे। तो एक तरीके का प्लेटू, देखिए प्लेटू के ऊपर लोग रह सकते हैं, अपना सेटलमेंट बना सकता है, शहर बना सकता है, गाँव बना सकता है। प्लेटू के नीचे आपको मिनरल्स, फॉसिल्स, फ्यूल्स, कोल, आयरन, कॉपर, ये सारे मिनरल्स आपको मिल जाता है। फिर प्लेटू एक फर्टाइल लैंड भी होता है, वहाँ पे आप एग्रीकल्चर का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और ऊपर से प्लेटू के ऊपर जब नदियाँ फ्लो होती है वो झंडा बना देता है, तो वो भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो ये सारे चीज़ प्लेटू, इसी की वजह से प्लेटू बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लैंडफॉर्म है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। भारत के अंदर डेक्कन प्लेटू है, एशिया के अंदर सबसे जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है वो तिब्बतियन प्लेटू है, यूएसए के अंदर कोलंबिया प्लेटू है, ब्राज़ील हाईलैंड है साउथ अमेरिका के अंदर। ये सारे प्लेटूज़ की एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे कि फिर किताब में आएंगे। किताब में क्या लिखा है कि किताब में लिखा है कि अफ्रीकन प्लेटू जो है वो बहुत ही फेमस है गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए। तो अफ्रीकन प्लेटू के अंदर आपको गोल्ड मिलेगा और डायमंड मिलेगा, इसीलिए अफ्रीका के अंदर इसी गोल्ड और डायमंड को लेकर सिविल वॉर लगा ही रहता है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल्ड और मैंगनीज आर फाउंड इन छोटो नागपुर प्लेटू। ये छोटो नागपुर जो प्लेटू है, ये छोटो नागपुर प्लेटू जो है ये भारत के अंदर, इस प्लेटू के अंदर आपको आयरन, कोल और मैंगनीज का बहुत बड़ा भंडार आपको देखने को मिलता है। फिर क्या? द प्लेटू environment is very diverse across the world. Many plateaus have a rocky soil which makes them less fertile than plains. तो प्लेटू का जो environment है
वो हर एक पूरी दुनिया के अंदर हर एक जगह का अलग अलग है। कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ जगह के जो प्लेटू होता है उसका जो सॉयल है बहुत ज़्यादा रॉकी होता है, तो इसके वजह से क्या होता है, वो जो प्लेन एरिया का जो लैंड है उससे कम फर्टाइल रहता है, तो ये लेस फेवरेबल होता है फार्मिंग के लिए। लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं है। जहाँ पे लावा प्लेटू है, जहाँ पे लावा फ्लो होकर प्लेटू बनाया गया है, प्लेटू बना है, जहाँ पे लावा फ्लो होकर प्लेटू बना है, वहाँ पे जो ब्लैक सॉइल होता है वो बहुत ही रिच होता है फार्मिंग के लिए, तो उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से आप एग्रीकल्चर का काम कर सकते हो, फसल फला सकते हो उसमें। तो अब प्लेटूज आर ऑल्सो होम टू मेनी स्पेक्टाकुलर वाटरफॉल्स। जो मैंने बोला कि प्लेटू के ऊपर से जब नदियाँ चलती है फिर वो जाके, प्लेटू ऊपर है, मान लीजिए अगर हम थोड़ा सा आसानी से समझने की कोशिश करेंगे तो क्या देखेंगे, तो मान लीजिए यहाँ से एक नदी आ रहा है, प्लेटू ऊपर है, ये धराम से यहाँ से नीचे गिरेगा, तो दिखने में कितना खूबसूरत लगेगा, झरना बना देगा ये। यहाँ पे नदी नहीं है लेकिन जहाँ पे होता है, इस फोटो के अंदर नदी नहीं है लेकिन नदी यहाँ से आके यहाँ से गिरता है, तो ये झरना बना देता है। जैसे कि अगर हम किताब में देखें तो हमें ये झरना दिखाई दे रहा है। तो प्लेटू ऑल्सो होम ऑफ मेनी स्पेक्टाकुलर वाटरफॉल्स। द विक्टोरिया फॉल्स ऑन द जम्बेरी रिवर इन साउदर्न अफ्रीका। साउदर्न अफ्रीका में आपको जम्बेरी रिवर के ऊपर ये विक्टोरिया फॉल्स आपको दिख जाएगा। हुंड्रू फॉल्स ऑन द सुवर्णरेखा रिवर इन द छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर आपको हुंड्रू फॉल्स देखने को मिल जाएगा। फिर जोग फॉल्स ऑन द शरावती रिवर इन वेस्टर्न घाट। ऐसे आपको वेस्टर्न घाट में शरावती रिवर के ऊपर आपको जोग फॉल्स देखने को मिल जाएगा। फिर कालीखाई फॉल्स ये कहाँ पे है, ये ड्रॉप डाउन 340 मीटर फ्रॉम द चेरापूंजी प्लेटू। मेघालय के अंदर जो चेरापूंजी प्लेटू है वहाँ पे 340 का एक डिप है इस वाटरफॉल का, मतलब 340 मीटर ऊंची हाइट से नीचे गिरता है पानी। तो इसका नाम क्या है, नो कालीखाई फॉल्स। ये जो है ये मेघालय के अंदर नो कालीखाई फॉल्स का फोटो है। देखिए कितना खूबसूरत है प्लेटू। तो ये हो गया सारे इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेटू। तो इसके बाद हम, प्लेटू यहाँ पे खत्म होता है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्लेन्स। तो अब हम शुरू करेंगे प्लेन्स यानी द फ्लैट लैंड्स। तो सबसे पहले हमें प्लेन की जो डेफिनेशन है उसको समझनी है। तो डेफिनेशन क्या है, ए प्लेन इज ए लार्ज फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग एरिया ऑफ लैंड। तो ये लैंडफॉर्म का एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो लार्जली फ्लैट है और जेंटली स्लोपिंग, मतलब मान लीजिए ये है समुंदर, यहाँ से थोड़ा सा स्लोप होके ऐसे ये हो गया प्लेन, थोड़ा सा ही ऊपर, तो ये हो गया प्लेन। प्लेन्स आर यूजुअली फाउंड नियर रिवर्स और कोस्टल एरियाज एंड कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये जो प्लेन एरिया है यही जो अर्थ सरफेस है, जो कॉन्टिनेंट्स है, ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स का जो लैंड एरिया है वो यही प्लेन से भरा हुआ है। मतलब ज़्यादातर आपको पूरी दुनिया के अंदर आपको प्लेन ही देखने को मिलेगा। तो अब प्लेन का फॉर्मेशन कैसा होता है, देखिए प्लेन आर मेनली फॉर्म बाय रिवर्स और विंड एंड ग्लेशियर्स। कैसे रिवर कैसे फॉर्म करता है, देखिए रिवर जब ऊपर से रिवर कैसे बनता है, रिवर बनता है ग्लेशियर की पानी से, पहाड़ के अंदर ऊपर जो बर्फ जमता है उसी के पानी से रिवर बनता है। और जो पेनिनसुलर जो रिवर होता है वो रिवर बारिश के पानी से बनता है। तो जो आपका पहाड़ में जो रिवर बनता है, जो जिसको हम पेरिनियर रिवर बोलते हैं, जो जिसमें सालों में 12 महीना पानी रहता है, तो वो पानी कहाँ से आता है, जो ग्लेशियर है उसी के पानी आता है। तो रिवर जब पानी ऊपर से पहाड़ के ऊपर से बहना शुरू होता है तो रिवर क्या क्या कैरी करता है, एक तो सैंड कैरी करता है, फिर सिल्ट जिसको हम पोली बोलते हैं, पली, तो सिल्ट कैरी करता है, फिर सेडिमेंट कैरी करता है माउंटेन से, और इसको ला के मान लीजिए ये हो गया माउंटेन, ये नीचे हो गया प्लेन एरिया। तो ये रिवर यहाँ से माउंटेन से आया, उस माउंटेन के ऊपर जो भी था वो सब कुछ लेके आया। ये जो आपका जो सैंड था, जो सिल्ट था,
जो सेडिमेंट था सब कुछ लेके आया, आके नीचे लोअर लैंड पे डिपॉजिट किया। ओवर द टाइम दिस डिपॉजिट्स फ्रॉम रिवर प्लेन्स। तो ये जो डिपॉजिट रिवर लेके आता है वही सारे डिपॉजिट जो सेडिमेंटेशन, जो सेडिमेंट का, जो सिल्ट का, जो सैंड का, जो रिवर के माध्यम से बह के नीचे आता है, वही एक जगह पे जमा हो के प्लेन एरिया, रिवर प्लेन फॉर्म करता है। एग्जाम्पल इंडो गैंगेटिक प्लेन इन इंडिया। इंडो गैंगेटिक प्लेन अगर मैप में देखें कहाँ पे है, ये जो हरा वाला हिस्सा दिख रहा है ये है इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक तो इंडो मतलब भारत के अंदर है, इंडिया के अंदर, और गैंगेटिक प्लेन मतलब यमुना और गंगा नदी का जो पानी है, ये पानी ऊपर से सारे सेडिमेंट लेके आया और दोनों रिवर के दोनों साइड में इसको जमा किया और धीरे धीरे करके ये जो प्लेन एरिया जो है इसको फॉर्म किया। तो इसीलिए इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन एरिया बोला जाता है। और दूसरा क्या है, विंड एंड ग्लेशियर। इन सम एरियाज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय विंड डिपॉजिट लाइक इन डेजर्ट, और ग्लेशियर डिपॉजिट लाइक इन कोल्ड रीजन। तो प्लेन एरिया कभी कभार अगर कोल्ड एरिया में माउंटेन में जाए तो आप देखो ग्लेशियर जमा होके, मतलब ग्लेशियर डिपॉजिट होके प्लेन एरिया बनाया है। और अगर आप डेजर्ट में चले जाओ, यानी सैंड मतलब राजस्थान में चले जाओ, तो वो भी तो प्लेन एरिया है, लेकिन वो राजस्थान का वो एरिया प्लेन तो है लेकिन वो डेजर्ट है। तो विंड की वजह से और ग्लेशियर के डिपॉजिट की वजह से भी आपको प्लेन एरिया दिख सकता है। तो ये जो हो गया, ये जो फोटो हम देख रहे हैं, ये दुनिया के अंदर कहाँ पे प्लेन एरिया है वही दिखा रहा है। ये सारे जो ग्रीन वाले जो हिस्से हम लोग देख रहे हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट प्लेन एरियाज है दुनिया के अंदर। भारत के अंदर है इंडो गैंगेटिक, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र, ऊपर इधर से ब्रह्मपुत्र आता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का प्लेन एरिया। यहाँ पे होचे यंगटिज प्लेन एरिया, फिर मिसिसिपी, यहाँ पे अमेज़न, ये सारे प्लेन एरिया है, रिवर प्लेन है। अब प्लेन एरिया का फीचर्स क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्लेन एरिया मोस्टली फ्लैट और स्लाइटली स्लोपिंग। फर्टाइल सॉइल, यहाँ पे सॉइल बहुत फर्टाइल होता है, इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम बहुत ही आसानी से फसल आप यहाँ पे उगा सकते हो। फिर हैव डेंस पॉपुलेशन बिकॉज दे आर इजी फॉर ट्रांसपोर्ट एंड सेटलमेंट। तो प्लेन एरिया फ्लैट होने के चक्कर में ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए और सेटलमेंट मतलब लोगों के रहने के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है। तो यहाँ पे लोगों का रहना बहुत ज़्यादा होता है, प्लेन एरिया में ही लोग ज़्यादा रहते हैं। मेनी बिग सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन प्लेन एरिया। तो सिटीज़ और जो बिग इंडस्ट्रीज है वो प्लेन एरिया में खुद को बिजनेस के लिए खुद को एस्टेब्लिश करते हैं। अब टाइप ऑफ प्लेन्स, प्लेन की हम टाइप देखेंगे, कितने टाइप का प्लेन्स होते हैं। एक तो हो गया एलुवियल प्लेन्स, जो रिवर से फॉर्म होता है, ये वेरी फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है ये सारे, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इन इंडिया। जैसे कि ये वाला हिस्सा जो ब्राउन रंग में हम देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ से गंगा जाता है, मतलब यहाँ से गंगा आया, यहाँ से जमुना जुड़ा और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आया। तो ब्रह्मपुत्र की वजह से आसाम के अंदर पूरा प्लेन बना, और गंगा जमुना की वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे प्लेन एरिया बना। फिर क्या, कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन कहाँ पे आता है? कोस्टल प्लेन हम लोग ये जो हमारे जो कोस्टल एरिया है, ये वेस्टर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में, ये कोस्टल एरिया में भी सी कोस्ट के अलंग ये प्लेन हमें देखने को मिलता है। और ग्लेशियल प्लेन ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ये जो ग्लेशियल जो प्लेन है ये मेल्टेड ग्लेशियर से फॉर्म होता है। कहाँ पे हुआ है? कनाडा, नॉर्दर्न यूरोप, ये सारे यूरोप की जगह पे और कनाडा के अंदर हमें ग्लेशियल प्लेन देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन। प्लेन जो लैंडफॉर्म है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बेस्ट सूटेड फॉर एग्रीकल्चर ड्यू टू फर्टाइल लैंड। ये तो सबको मालूम है कि फर्टाइल लैंड की वजह से ये एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सूटेबल एरिया है। फिर क्या, गुड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे रोड्स का नेटवर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो इंडस्ट्री लगाने में आपको आसानी होगा। अगर इंडस्ट्री लगेगा तो वहाँ उस जगह का इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगा। ये सारे चीज़ प्लेन एरिया में
एडवांटेज है, प्लेन एरिया का एडवांटेज है। इंडस्ट्रीज एंड सिटीज़ इजीली डेवलप हेयर, तो यहाँ पे आपको प्लेन एरिया में बिल्डिंग बनाना आपके लिए आसान होता है, तो इंडस्ट्रीज और सिटीज़ यहाँ पे बनता है। फिर प्रोवाइड लाइवलीहुड टू ए लार्ज पॉपुलेशन, तो एक लार्ज पॉपुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से एकोमोडेट करना ये प्लेन एरिया में संभव होता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस। फिर आते हैं एग्जाम्पल। हम भारत के अंदर इंडो गैंगेटिक प्लेन हमने देखा, नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर ग्रेट प्लेन्स हमने देखा, फिर चाइना के अंदर यांगत्ज़ प्लेन हमने देखा, फिर नाइल प्लेन इजिप्ट के अंदर है प्लेन, नील नदी के दोनों साइड में आपको प्लेन लैंड दिख जाएगा। तो ये सारे हो गया एग्जाम्पल। अब हम थोड़ा सा किताब में देखेंगे। किताब में वही चीज़ जो मैंने बोला, वही सारे फ़ोटो से, ये मैप का फ़ोटो है। और यहाँ पे एक चीज़ और हमें याद रखनी है, सी लेवल। देखिए प्लेन एरिया जो है वो सी लेवल के बहुत पास होता है, उससे ऊंचा होता है प्लेटू, और उससे भी सी लेवल से बहुत ऊंचा होता है माउंटेन। तो सी लेवल क्या है? द एवरेज लेवल ऑफ द सरफेस ऑफ द ओशंस, ऑल्सो कॉल्ड मीन सी लेवल। तो जो चारों ओर जो ओशन है, दुनिया के चारों ओर जो ओशन है, उसका जो मीन, जो उसका हाइट, जो लेवल है, उसी को सी लेवल बोला जाता है। तो उसी लेवल को स्टैंडर्ड मानते हुए एक प्लेन सी लेवल से कितना ऊंचाई पे है, एक प्लेटू का जगह कितना ऊंचाई पे है, एक माउंटेन कितना ऊंचाई पे है, ये हम हिसाब लगाते हैं। ये जो थोड़ी देर पहले हमने बोला, ये माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है 8,848 मीटर का है, तो ये हमने कैलकुलेशन कहाँ से किया? ये कैलकुलेशन हमने सी लेवल से पकड़ा। सी लेवल से हमने देखा कि उसका जो हाइट है वो इतना ऊंचा है। तो ऐसे ही सी लेवल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो प्लेन एरिया होते हैं, ये सी लेवल से ज़्यादातर 300 मीटर की ऊंचाई पे मैक्सिमम होता है, उसके आसपास होता है, बस उतना ही। देखिए आप लोग जब ट्रैवल करोगे, मतलब करते हो, तब हर एक स्टेशन में आपको दिखने को मिल जाएगा। कोई भी स्टेशन हो, उसका जो बड़ा सा जो नाम रहता है ना, उस नाम के नीचे छोटा अक्षर में लिखा रहता है कि सी लेवल से वो स्टेशन कितना हाइट पे है। तो ऐसे आपको हर एक स्टेशन में आपको सी लेवल का जो हाइट है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसे कहते हैं सी लेवल। अब हम देखेंगे लाइफ इन प्लेन्स। प्लेन में लाइफ कैसे चलता है। तो लाइफ इन प्लेन में हम पहले क्या देखेंगे? प्लेन आर फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड फाउंड नियर रिवर एंड कोस्टल एरिया, ये तो समझ में आ गया। फिर बिकॉज दे आर वेरी इजी टू लिव ऑन एंड ग्रोज क्रॉप, मेनी पीपल लिव इन द प्लेन्स। जाहिर सी बात है, जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, जहाँ पे आप आसानी से रह पाओगे, तो वहीं पे आप, जहाँ पे आसानी से आप अपना क्रॉप को, यानी एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी है वो कर पाओगे, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग आप वहाँ पे ही रहोगे, तो लोग वहीं पे रहेंगे। तो इसीलिए प्लेन एरिया के अंदर हर जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लाइफ और सेटलमेंट कैसे बनता है? द फ्लैट लैंड मेक्स इट ईजी टू बिल्ड हाउसेस, रोड, सिटीज़, कि हाउसेस, रोड और सिटी बनाने में आसानी होता है। मेजर टाउन्स एंड सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, पटना इन इंडिया आर लोकेटेड इन द प्लेन एरियाज। ये सारे प्लेन एरियाज में बसे हैं। जो ये मेन जो सिटी है, दिल्ली, कोलकाता, पटना, और जो बॉम्बे है, जो चेन्नई है, ये भी कोस्टल प्लेन में बैठा हुआ है। ये दिल्ली, कोलकाता, पटना तो गैंगेटिक प्लेन के ऊपर बैठा हुआ है। ब्रह्मपुत्र प्लेन के ऊपर गुवाहाटी बैठा हुआ है, और यहाँ पे कोस्टल प्लेन के ऊपर भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, चेन्नई, पंडिचेरी, इधर से बॉम्बे, गोवा, ये सारे कोस्टल प्लेन के ऊपर बैठा हुआ है। फिर क्या? विलेजेस आर ऑफन फाउंड नियर रिवर्स व्हेयर पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग। तो विलेज जो गांव है वो नदी के आसपास दिखाई पड़ता है, क्योंकि नदी का पानी वो फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए नदी के पास रहना इनके लिए सुविधा होता है। फिर क्या है? ऑक्यूपेशन। प्लेन एरिया में रहने वाले लोगों का ऑक्यूपेशन मेनली क्या होता है? देखिए, मेन तो एग्रीकल्चर का काम तो हर जगह पे होता है, प्लेन एरिया में तो ज़्यादा होगा। फिर क्या? यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी कम्युनिटी है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजीली मिल जाता है, इसीलिए रॉ मटेरियल और वर्कर भी अवेलेबल हो जाता है, तो इंडस्ट्री लगाने में आसानी होता है प्लेन एरिया के ऊपर। फिर क्या? फर्टाइल लैंड और पानी का जुगाड़, ये सारी चीज़ क्रॉप को उगाने में बहुत आसान कर देता है। क्रॉप उगाना, राइस, व्हीट, शुगर केन, जूट, मेज, पल्स, ये सारे चीज़ प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उगता है। अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। प्लेन एरिया में देखिए ज़्यादातर रेल, रोड
एयरपोर्ट ये प्लेन एरिया में बनता है। फिर प्लेन्स हैव द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री, ये भी इट हेल्प्स ट्रेड, ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन, ट्रेड को, ट्रैवल को और कम्युनिकेशन को बहुत ही आसान कर देता है प्लेन एरिया में रहने वाले लोगों के लिए। ये रोड्स माने एडवांस रोड, एडवांस रेलवे और एयरपोर्ट्स बहुत ही आसान कर देता है। प्लेन के अंदर ज़्यादा लोग रहते हैं इसका, इसीलिए इसका पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका लिविंग कंडीशन बहुत ही कंफर्टेबल होता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक साथ आसान तरीके से, सहज तरीके से रह भी सकते हैं। पीपल एंजॉय फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी एंड मार्केट्स। यहाँ पे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहता है। तो आज के टाइम में तो भारत के हर गांव में लगभग 24 घंटे हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी आता ही है, लेकिन स्कूल, हॉस्पिटल्स का जो फैसिलिटी है ये शहर में यानी प्लेन एरिया में ज़्यादा मिलता है। सिटीज़ इन प्लेन्स आर ऑफिंग सेंटर ऑफ एजुकेशन, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। देखिए, जो गवर्नमेंट होता है ना, वो गवर्नमेंट भी अपना मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो गया, जो इंडस्ट्रियल ऑफिसेस हो गया, ये सारी चीज़ प्लेन एरिया में बनाते हैं। और एजुकेशन और बिजनेस के लिए भी प्लेन एरिया ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हो गया प्लेन एरिया के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन भारत के अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, राइस, व्हीट, जूट यहाँ पे ज़्यादा होता है। इसके पास में दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, पटना ये सारे सिटी बना हुआ है। फिर ग्रेट प्लेन यूएसए का मिसिसिपी रिवर के पास में है। फिर व्हीट मेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगता है। शिकागो, कान्सास सिटी यहाँ इसके पास में है। फिर नाइल प्लेन नील नदी के तीर में है इजिप्ट के अंदर। कॉटन, व्हीट और कायरो शहर जो इजिप्ट कैपिटल है वो नाइल नदी के साइड में ही, मतलब उसके रिवर फ्रंट में ही बैठा हुआ है। तो प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, फर्टाइल, डेवलप्ड एरिया। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन सेटलमेंट। तो अब ये हो गया प्लेन के बारे में। प्लेन, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड को हमें जाननी है, कॉन्फ्लुएंस, द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रिवर्स। जहाँ पे दो रिवर मिलते हैं, जो मीटिंग पॉइंट होता है, जैसे कि जहाँ पे गंगा जमुना मिला है तो उस जगह को अब हम कॉन्फ्लुएंस बोलेंगे। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ पे 2-3 रिवर एक जगह पे मिलते हैं तो उसको हम कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो उस कॉन्फ्लुएंस में लैंड और ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है, और कभी कभार तो उस कॉन्फ्लुएंस को एज ए होली प्लेस डिनोट हो जाता है। जैसे कि हम लोगों का जो कुंभ का जो मेला है वो ऐसे ही कॉन्फ्लुएंस में होता है हर साल। तो ये कॉन्फ्लुएंस जो है ये मान लीजिए दोनों रिवर का जहाँ पे ज्वाइन होता है तो उसको कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हमें जाननी है, रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब द कैपेसिटी टू मीट चेंजेस एंड डिफिकल्टीज, एडप्ट टू देम और ओवरकम देम। तो किसी भी डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस को एडप्ट करके उसको ओवरकम करके आगे बढ़ जाना, इसी को रेजिलियंस बोलते हैं। तो प्लेन एरिया में क्या है, बहुत सारे सुख सुविधा होता है, इसीलिए लोग आसानी से हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम करके फिर डिफ़िकल्टी को एडप्ट करके उसके ऊपर काम करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए प्लेन एरिया में जो लोग रहते हैं उनका रेजिलियंस ही अच्छा होता है। तो ये हो गया प्लेन। तो अगर हम थोड़ा सा एंशिएंट इंडिया में जाए तो पीछे जाए तो तमिल संगम जो पोइट्री है वहाँ पे भी ये ऐसे प्लेन एरियाज का उल्लेख है। किस नाम पे है, उसको तिनाई बोला जाता था। और मान लीजिए कुरिंजी करके, कुरिंजी किस एरिया को बोला जाता था, माउंटेनस एरिया को, जो माउंटेनस रीजन है वो तमिल संगम पोइट्री में के अंदर 5 तिनाइस का उल्लेख है तमिल संगम पोइट्री के अंदर। तो ये 5 तिनाइस जो है ये मान लीजिए 5 लैंड एरिया के बारे में बोल रहा है। तो पहले आता है कुरिंजी, ये माउंटेनस रीजन को बोला जाता है जहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग, मतलब हंटर गैदरर्स लोग जो लोग शिकार करते थे और खाते थे, इन लोगों को, ये लोग वहाँ पे रहते थे, तो इसका उल्लेख है। फिर है मुलाई यानी ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट और ग्रासलैंड को तमिल संगम पोइट्री के अंदर मुलाई बोला जाता है। तो वहाँ पे कैटल या जो लोग कैटल मतलब पशुपालन करते थे वो लोग रहते थे। फिर मरुदम, ये फर्टाइल और एग्रीकल्चरल जो प्लेन्स है उसको मरुदम बोला गया है तमिल संगम पोइट्री के अंदर, जहाँ पे फार्मिंग होता है। और नेदल कोस्टल रीजन को बोला जाता है जहाँ पे फिशिंग और
फिशिंग और सी फारिंग होता है। और पलाई मतलब एराइड डेजर्ट लाइक रीजन, जहाँ पे जर्निंग एंड फाइटिंग, जहाँ पे लड़ाई होता है और लोग जर्नी कर ट्रैवल करते रहते हैं, यानी डेजर्ट लाइक एरिया। तो ये सारी चीज़ों का उल्लेख हमारे जो प्राचीन जो साहित्य है उसके अंदर है, जहाँ पे हमने माउंटेन एरिया, ग्रास लैंड, फर्टाइल लैंड, कोस्टल एरिया, डेजर्ट, सारे चीज़ों का उल्लेख हमारे प्राचीन जो साहित्य है उसके अंदर भी है। तो ये हो गया इस चैप्टर का सारांश। ये इस चैप्टर का जो भी इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हमें पढ़नी थी हमने पढ़ चुके। मेनली यहाँ पे लैंडफॉर्म तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 3 लैंडफॉर्म के बारे में ज़्यादा पढ़ाई की है, वो है माउंटेन, प्लेटू और प्लेन्स। तो आज का टॉपिक, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस, हमारे कंटेंट, हमारे कोशिश अगर आपको अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।